बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सली। नाज़िर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस के मामले पर वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और अदालत को मज़ीद कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। जबकि ग्रैंड अपोजिशन क़यादत का अहम इजलास हुआ है। इजलास के शुरा ने मुल्क में मौजूद सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नज़र। डॉक्टर साहब, 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोक दिया है। अदालतों में चल रहे हैं केस, अभी देखें किस जगह जाके रुकते हैं। और लेकिन आप ज़रा अब ये किस अकाउंट में हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस पे क्या। लेकिन आप ज़रा ये रकम देखें कितनी है, 190 मिलियन पाउंड्स। 190 मिलियन पाउंड्स। जी। अभी पाकिस्तान से बाहर गए थे, बाहर से वापस आए, कैसे मतलब, लेकिन 190 मिलियन पाउंड्स। कौन जिम्मेदार है कौन नहीं उसको छोड़ दें, सिर्फ रकम को देखें जी। और पाकिस्तान की आप मजमूई सूरत हाल को देखें, जो लोगों के मसले मसाइल हैं। 190 मिलियन पाउंड्स। अच्छा, तो ये तो मामलात सारे ठीक करने पड़ेंगे और ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं इस वक्त जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत यानी आप बिल्कुल यकीन के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और लेकिन और बेहतरी की तरफ जाएंगे और वो मशरूत है। लेकिन बात कि 3-4 चीज़ें, एक तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। दूसरा ये है कि पब्लिक, लोग, अवाम, जैसे ही अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी और जैसे ही ये जो मैं बार बार ही वही अपना जुमला दोहरा रहा हूँ कि हर कुछ अरसे के बाद तरक्याती मंसूबे और यार ये 60%, 40%, 60%, ये जो पैसा अरबों खरबों रुपए खाएगी इस मुल्क का, वो सारा, और उसमें एक मकड़ी का जाला जो हमें नज़र आ रहा है बनता हुआ। और दरमियान में मैं आपको बताऊँ ये बात इसलिए थोड़ा सा इसमें वो ये नहीं, आप कहते हैं ना कि नहीं शायद ये ना हो या हो, पता नहीं होता है नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो आर्मी की तरफ से फैसला हुआ है जनरल फैज़ का, तो उसके बाद और दीगर शख्सियात का भी, तो उसके बाद फिर ये तय हो गया है कि अब कोई भी इसमें मुकद्दस गाय नहीं है। और इससे कतई नज़र कि ये अब आगे क्यों डेवलपिंग स्टोरी है, ये आगे मामलात किस तरफ जाते हैं, कैसे होता है, और गिरफ्तारियों की भी अफवाहें हैं, क्या खबरें आती हैं, जो भी होता है। लेकिन ये कम से कम तय हो गया है इसमें कि अब इसमें मतलब एक सिस्टम को साफ़ करना पड़ेगा। ये एक सिस्टम साफ़ होगा पूरा। ये कोई, मैं ये नहीं समझता कि ये एक जनरल फैज़ नेटवर्क तक मामला रहेगा। ये जो हम सुनने में आ रही है ना बात, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये सारे मकड़ी के जाले एक दूसरे से बने हुए हैं। ये देखें ना, मतलब है कि कोई भी नेटवर्क, अगर किसी भी नेटवर्क का नाम दे दें, कोई भी सिस्टम, एक तो इधर सिस्टम चल रहा है, उधर सिस्टम चल रहा है, ये फलाने कस्टम के दायरे में ये सिस्टम है, पुलिस के दायरे में ये, मतलब सिस्टम, एक जो अल्फाज हमने सुने वाले थे माफिया, तो मसला ये है कि ऐसी बहुत सारी माफिया थे, इंटरलिंक्ड होते हैं मफादात। और मतलब है कि पैसा बाहर भिजवाना है, बहुत सारा घर खरीदने है, प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, एक ही बंदा होगा, वही सबके खरीद रहा होगा, वही सबको इधर से उधर कर रहा होगा, उधर से। तो ये मफादात जो है ना, ये शुगर के मामले हैं तो सबके होंगे, ये IPPs हैं तो सबके होंगे। मतलब कुछ जगह पे वो कहते हैं ना कि अंजुमने बाहिमी जो होती है ना, उनके मफादात, वो सब एक जगह जाके, एलीट का लफ्ज़ जिसके लिए इस्तेमाल होता है, एलीट, मैं उसको वैसे बदमाशिया कहता हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन वो जो है ना उसको, और वो ये नहीं कि ऊपर आपको नज़र आती है, वो नीचे तक उसकी, जैसे एक दरख्त होता है ना बरगद का, उसकी गहरी जड़ें, तो जड़ों से उखाड़ना उसको ज़रूरी है। और आप देखेंगे ये बहुत जल्द और तेज़ी से इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा सिलसिला सारा। और उसके बाद उसमें अकाउंटेबिलिटी और उसके साथ ही अहल लोग अपनी अपनी जगहों पे, और फिर मुल्क चल पड़ेगा। इतना कोई लंबा चौड़ा
हिसाब किताब नहीं है ये। और अब देखें ना इस वक्त यानी अब एक तारीख, दूसरा एक जज साहब ने ये कह दिया, ये फैसला हो गया, वहाँ हो गया, वो सारे अवाम के इशूज़ देखें क्या हैं। ये अदालती इस्लाहत कितनी ज़रूरी है इस मुल्क में होना, आपको हमें अंदाज़ा हो रहा है इस वक्त। और आइनी इस्लाहत भी होना ज़रूरी है जो अवाम के लिए हों। बहुत मतलब मैं कोई आइन के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, बड़ा मुख्तसर सा आइन होता है मुल्कों का, बहुत थोड़े लॉज होते हैं। अब यूएई में जाएँ या बाकी मुल्कों में जाएँ, इवन आप ब्रिटेन में चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, इतना ऐसा नहीं होता। बहुत शिक नंबर 8 का, पता नहीं कौन से उसमें तरमीम नंबर 5 का, हर अदारे के जो है ना वो कस्टम में ये लॉ, पुलिस का ये, मतलब एक रौला पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर का दबाव बहुत है, हालात का दबाव है। पाकिस्तान एक ऐसे कोई जजीरा तो नहीं है ना, जो जजीरा भी होता कोई दूर दराज बहरुल काहिल में तो भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है आज की दुनिया में। तो पाकिस्तान तो एक जियो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल सेंटर में, दोनों तरफ हालात। अफगानिस्तान भी आप देखें ना, उनका क्लोजर प्रॉपर नहीं हुआ, वो जो है ना क्लोजर होना, वो अभी भी जो है ना वो अनफिनिश्ड, यानी इसको आप किस तरह, क्या मैं अल्फाज को सुनूं, यानी वहाँ पर एक होता है ना कि एक स्टेबल सेटअप आ जाता है और वो चलता है आगे, और फिर और हुआ है बेशुमार जगहों पे ऐसा हुआ है कि वहाँ से एक मुल्क की फ़ौजें गई हैं और मुल्क जो है आज़ाद, और फिर उसके बाद वो स्टेबल हुआ है, फ़ौरन ही हुआ है, दुनिया ने रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया है सारे मुल्क। तो अफ़गानिस्तान अभी तक स्टेबल नहीं है, ठीक है ना, और उनको स्टेबल अपने आप को खुद करना है, लेकिन स्टेबल नहीं हो रहा अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो वहाँ से भी एक प्रॉब्लम्स मुसलसल जो सिक्योरिटी का क्राइसिस है, और ज़ाहिर है कैसे होगा, मैं उसकी वजह वो 40 साल मतलब पूरी नस्लें उनकी, पता नहीं कब आखिरी दफ़ा मुल्क स्टेबल था, तो उसके बाद तो वो मुसलसल बेतहाशा ग्रुप्स लोग, मतलब एक पूरी हिस्ट्री है, मैं उसमें ही जानना चाह रहा, स्टेबल नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात आज हो रही है वो ये है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो आज उन्होंने इसराइल का दौरा किया, और मेरा ख्याल है कि शाम में अभी किसी वक्त वो कायरो निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी दोनों मुलाकातें जो हैं वो कामयाब रही हैं। यानी एक तो उनकी मुलाकात हुई है सदर से इसराइल के, और दूसरी 3 घंटे की मुलाकात उनकी नेतन्याहू से हुई है। और उस मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उसके बाद जो बात हुई, और नेतन्याहू ने जो बात की है, जो उनके वज़ीर आज़म हाउस से जो एलामिया आया है वो ये आया है कि हम मुआहदे को मुकम्मल तौर पे मानने को तैयार हैं। ये इसराइल की तरफ से पब्लिकली पहली दफ़ा नेतन्याहू ने बात की है, और नेतन्याहू ने कहा है कि हम इस मुआहदे को मानने को तैयार हैं। और उसमें जो हमास की तरफ से इससे पहले ये बयान आया था कि हम जो है इसको नहीं मान रहे, इस मुआहदे को, इसमें कोई शराइत बार बार जो है वो इसको आगे पीछे नेतन्याहू की तरफ से किया जाता है, कुछ हमास की तरफ से। और हमास का एक उसकी रीजनिंग थी, वो कहते ये जो बीच में गैप आया है प्रेसिडेंट बाइडेन के ये पीस एग्रीमेंट के बाद, तो उसमें तो एक तो ये कत्लेआम जारी रहा है गज़ा में, उधर मगरबी किनारे पे भी जारी रहा है, और साथ ही इस्माइल हनिया को, और साथ ही फिर जो है वो लेबनान के अंदर जो फॉल्स फ्लैग करके गोलान की पहाड़ियों पे और फिर वहाँ पे अटैक हुआ, तो वो कोई किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं। तो हमास की तरफ से जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जी, और फिर उनकी जो लीडरशिप थी कि इस वक्त फैसला सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं कि ये एग्रीमेंट आगे बढ़ेगा या सीज़ फायर एग्रीमेंट। एक है नेतन्याहू और दूसरे याह्या सिन्वार, जो कहीं सुरंगों में, बहुत गहरी सुरंगों में कहीं जो है वो मौजूद है गज़ा के नीचे। और वो गज़ा के नीचे नहीं बल्कि सिर्फ वो आगे भी सुरंगें फैली हुई हैं, पूरा नेटवर्क। तो अब ये है कि और याह्या सिन्वार से ज़ाहिर है कि
इससे पहले जब रब्ता उनसे हुआ था तो वो उसमें 2-4 दिन 5 दिन लगे थे जवाब आने में, क्योंकि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पे इस्माइल हानिया के बाद। तो पहली दफ़ा ये हुआ है कि नेतन्याहू ने कह दिया है कि हमें मंजूर है। दो मामला पे अटका हुआ था। पहला तो ये मामला था कि पहला जो मरला होगा उसमें क्या जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वहाँ से मुकम्मल तौर पे इसराइल अपनी, यानी जो गज़ा और यानी जो रफ़ा क्रॉस, जो रफ़ा का इलाका, जो यानी गज़ा और मिस्र के दरमियान, जो तो वहाँ से क्या फ़ौजें हटाते हैं, इसराइल अपनी फ़ौजें हटाता है या रखता है वहाँ पे। तो वो अभी गालिबन जो वो मान गए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे जो है वो मतलब एक टाइम लाइन नहीं, लेकिन हम फ़ौजें यहाँ से हटा देंगे। जो मिस्र है उनकी पोजीशन इजिप्ट की ये थी कि यहाँ से फौरी तौर पे फ़ौज साथ हटनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि कैदियों की जो लिस्ट है कि हमास का कहना यह है कि पहला मरहला ख़त्म होने के दौरान ही इसराइल जो है अपनी बमबारी जो है वो जारी रखेगा। आज भी वहाँ पे काफ़ी इलाकों में बॉम्बिंग हुई है। और उसके साथ जो है वो दूसरा जो हमास का कंसर्न था वो ये कि जो कैदियों की लिस्ट है, फहरिस्त है, तो हमास ने तो एग्री कर गया था। हमास तो मुकम्मल तौर पे वो बाइडेन मंसूबे पे इन्होंने कंडीशन रख दी थी आगे, तो फिर हमास जो है वो भी पीछे हटा, फिर ये बीच में सारे तो अब सेक्रेटरी ब्लिंकन मौजूद है। और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये कहा इसराइल पहुंचने के बाद जो उनकी पहली स्टेटमेंट आई जो इसराइल के प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट वहाँ का एक सेरेमोनियल सा एक है रोल, तो उसमें ये था कि जी ये आखिरी मौका है, लास्ट चांस फॉर पीस, ठीक है, और डी एस्केलेशन मस्ट है पूरे रीजन में भी, ग्लोबल, ये पूरा इसको, और ये लास्ट चांस है और फिर सबके हाथ से निकल जाए। सेक्रेटरी ब्लिंकन ज़ाहिर है जब आए हैं तो एक ग्राउंड पे उनकी टीम का एक होमवर्क कंप्लीट अमेरिका का होगा। ये अमेरिका का कुछ जगहों पे ये वो जगह है जहाँ पे पीस के मामले पे अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोप, OIC, अफ्रीकन यूनियन, साउथ अफ्रीका को ना भूलें जो जेनोसाइड का मसला लेके गए थे, मतलब SCO, G7 का इजलास हो रहा है तो भी वहाँ पे फटा पड़ा हुआ है कि जी ये गज़ा में कत्लेआम। तो एक जो हम बात करते हैं ना हमेशा मुस्लिम वर्ल्ड की, और इससे यहाँ पर आपको जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका रोल बहुत आगे नज़र आता है। यूरोप पूरा खड़ा है, आप देखें ना मुजाहरे उनके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट, ये पिछले कई महीनों से। तो बहरहाल नेतन्याहू आज मान गया, और नेतन्याहू के मानने से पहले एक काम एक और हुआ। 3 घंटे मीटिंग हुई है उनकी सेक्रेटरी ब्लिंकन से। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है मुआहदा, मैं तैयार हूँ। अब सेक्रेटरी ब्लिंकन जा रहे हैं कायरो। इन्होंने कहा है कि बस कल अगले 24-48 घंटों में जो है वो मैं मुसाद के सरबराह को, शिन बेत के सरबराह को, इसराइल की फ़ौज के सरबराह, सारे लोग जो हाईएस्ट लेवल पे वो सारे कायरो पहुँच जाएंगे। कायरो के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरेबिया होकर गए हैं, और जो सऊदी अरेबिया ऑन बोर्ड है, और ये ज़हन में रखें कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात भी हुई है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से। लेकिन एक जो है वो जैसे ही सेक्रेटरी ब्लिंकन आगे पीछे कहीं आ रहे थे तो तल अवीव के अंदर बम धमाका हो गया। तल अवीव में एक बम धमाका हुआ, और बम धमाका इस तरह से हुआ कि उसकी फुटेज जो नज़र आती है हमें, तो उसमें एक शख्स जा रहा है और उसके हाथ में एक बैग उसने अपने कंधे पे डाला हुआ है, और वो बैग जो है वो लेके जा रहा है, और उसके बाद एक धमाका होता है और वो शख्स जो है वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है। पहले ये हुआ कि जी इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। शिन बेत, ये तल अवीव, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेन तल अवीव, जहाँ जो दारुल हुकूमत है, जो कि यानी मगरबी किनारा नहीं, गज़ा नहीं, तल अवीव, और सेक्रेटरी ब्लिंकन ये जहाँ सारी एम्बेसीज और सारा भी उनका मरकज़ है। तो ये जो है ये ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के बाद एक जाहिर है कि एक क्यास हो गया कि भाई ये कैसे है, क्या कोई धमाका खेज मवाद था, किस तरह से हुआ। तो ये 3-4-5 घंटे तक ये सारी बात चलती रही। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि जो इस्लामी जिहाद और हमास दोनों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली।
उनके दोनों के जो अस्करी विंग्स हैं, यानी मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ अलमनार टीवी को। अलमनार उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है, ताकि उनका ही नुक्ता नज़र सामने आ जाए, और फिर मैं इसको यहाँ पे रॉयटर्स पे जाऊँगा। तो पहले 6th हमास इस्लामी जिहाद क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर तल अवीव, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मजीद ऑपरेशंस, और फिर राइटर्स 5वीं स्लाइड, हमास एंड इस्लामी जिहाद क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बॉम्ब ब्लास्ट। अच्छा, ये इसको इस तरह से लें कि जो इस्लामी जिहाद है तो उनका जो है, उनके साथ जो है वो कुद्स ब्रिगेड उनकी है, अल-कुद्स ब्रिगेड उनका अस्करी विंग है इस्लामी जिहाद का, और जो हमास है, हमास का जो है वो कसाम ब्रिगेड, अज़दुन कसाम के नाम पे जो। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि ये धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम दोबारा जो है वो ये जो फ़दाईन हमले एक ज़माने में, एक तो देखें ये हम जो यहाँ पे पाकिस्तान में जब अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक तो लफ्ज़ हमारे पास आया ना मुजाहिदीन का, वो आया ये अफ़गान जिहाद के दौरान, अफ़गान मुजाहिदीन, अफ़गान मुजाहिदीन, अफ़गान, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब फ़लस्तीनियों का जिक्र होता था ना उससे पहले, तो वो मुजाहिदीन के बजाय लफ्ज़ इस्तेमाल होता था फ़दाईन, फ़लस्तीनी फ़दाईन, ठीक है। मुजाहिदीन भी कहते थे, लेकिन फ़दाईन का लफ्ज़ ज़्यादा होता था। वो अपने को फ़िदा, मतलब वो सुसाइडल मिशंस पे होते थे कि जो भी करना करो। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपने फ़दाईन का जो अटैक्स हैं वो दोबारा शुरू कर रहे हैं इसराइल में और इसराइली मफादात ऑल ओवर। और ये अलमदाइन की तरफ से मैं उनको कोट करूं कि उन्होंने कहा कि तल अवीव ऑपरेशन अल-कसाम और अल-कुद्स ब्रिगेड ने, और ये एक बड़ा वाक़या। अच्छा, अब इसमें बहरहाल, लेकिन इसी दौरान जो है वो इसके ऊपर बात जो है वो कम हुई। वो जो खुद को हमलावरी था, वो जो जा रहा चलता वो उसने अपने आप को उड़ाया है। उसने किसी और जगह पे जाके, वहाँ से मोटरसाइकिल जा रही थी, वो थोड़ा सा हिट हो, लेकिन उसने अपने आप को खुद उड़ा लिया। और वो कहाँ पर है? वो तल अवीव में। और उन्होंने फिर इसका पूरा जारी किया है कि ये हमारा जो है ये फ़लस्तीनी, और इसने अपनी जान दी है, ये खुद को हमलावर, और ये कहीं जा भी सकता था, ये किसी बस में जा सकता था, किसी होटल में जा सकता था, किसी इमारत में दाखिल हो सकता था। ये आपकी सिक्योरिटी है, यानी किसकी सिक्योरिटी है? शिन बेत की, मोसाद की, इन हालात में। तो ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इसको, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई। लेकिन ये तल अवीव का ब्लास्ट बहुत इस वक्त एक उनका ये कहना और ये मौजूदगी शो कर देना, पहले सुरंगें दिखाना, ये दिखाना कि प्रेशर मुकम्मल तौर पे। बहरहाल ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये दौरा, इसराइल का दौरा अच्छा गया, और पहली दफ़ा पब्लिकली नेतन्याहू ने कहा कि हमें मंजूर है, मतलब हम मुकम्मल तौर पे इसराइल जो प्रेसिडेंट बाइडेन का जो 31 मई का जो पीस एग्रीमेंट है उसके ऊपर हम, मतलब हम उस पर एग्री करते हैं। अब सेक्रेटरी ब्लिंकन गए हैं कायरो, और कायरो में यानी काहिरा, वहाँ पर ये मुज़ाकरात होंगे, ये टीमें पहुँच जाएंगी, और फिर वो आएंगे कतर गालिबन, और फ्लेक्सिबल है वो, आगे पीछे कहीं हो सकता है, कहीं और किसी सऊदी अरबिया आ जाएं, कहीं और आगे पीछे, लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन खुद, और उन्होंने बिल्कुल आज जो सुबह उनकी जो वर्ड्स थे, उनका कहना था कि कोई पार्टी, कोई अब वो इसको डीरेल नहीं कर सकती, मतलब पीस एग्रीमेंट और टॉक्स के ऊपर जाना पड़ेगा। वो फुल अथॉरिटी के साथ सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बात की इसराइल कि जो इसको डीरेल करेगा वो अब उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, वो आ रहे हैं कंप्लीट बैकिंग के साथ, पूरी दुनिया की बैकिंग है ना कि इसको, इस कत्लेआम को बंद कराओ, पूरी दुनिया। तो यहां पर नेतन्याहू के पास आगे पीछे दाएं बाएं ये वो, पब्लिकली फिर नेतन्याहू ने इसको आके, ये वहां पर बात हुई उनके मीडिया की तरफ से भी और हर तरफ से कि ये जो है ये इसको वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने हाई लेवल के निगोशिएटर्स को भी भेज रहे हैं दोबारा काहिरा, और उम्मीद है कि अब ये जो स्टेटमेंट, ये पहली दफ़ा पब्लिक में स्टेटमेंट इस तरह आई है, तो ये उम्मीद है कि ये जो है ये
अगले 1 या 2 दिन में ये जंग बंदी हो जाएगी। हम दुआ भी करते हैं और दायरा ख्वाही भी है कि ये कत्ल आम रुके और उसके नतीजे में जो है ये पीस कायम हो। पूरी दुनिया ने बहुत रोल प्ले किया इसमें, पीस में। अमेरिका से लेके, चाइना से लेके, रशिया, OIC, अरब लीग, ये फिर हमें फ़ाल होते नज़र आए प्लेटफॉर्म्स। ये देखें जो इनकी रेजोल्यूशंस है ना, और इनका ये ना समझें कि ये ऐसे ही नहीं, इस दफ़ा पहली दफ़ा वो किसी प्रोसेस का हिस्सा बने सब के सब। और उसमें EU भी है, उसमें जर्मनी, कभी इटली, कभी फ्रांस, सब, इंग्लैंड, सब ने अपना रोल, और अफ्रीका, ठीक है, सब ने अपना रोल प्ले किया। यहाँ से मलाइशिया की तरफ से कभी खबर आ रही है, कभी कोई, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ। तो ये अगर पीस होता है इसमें, पीस एग्रीमेंट, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जिसकी तरफ ये काफ़ी आगे चले गए हैं, क्योंकि ये ऐलान जो है ये नेतन्याहू ने किया है। और ये जो है ये 26 स्लाइड अगर हम यहाँ दिखा दें उनके न्यूज़पेपर्स की, तो ये सारे न्यूज़पेपर्स में है, लेकिन ये कि US होस्टेज डील इन अ पॉजिटिव टॉक्स विद ब्लिंकन। अब इससे ज़्यादा तो वो बात ज़ाहिर है, पहले तो नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ये कि ये उन्होंने बात जो है वो कर दी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसी दौरान जो है वो एक बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है यूक्रेन और रशिया की जंग में। ये जहन में रखें कि ये यूक्रेन और रशिया की जंग और जियो पॉलिटिक्स अगली जो है ये यहीं से एक जन्म ले रही है, क्योंकि ये अचानक जो कोल्ड वॉर शुरू होते ही ये हॉट वॉर हो गई ना। मतलब अभी कोल्ड वॉर तो पीछे चली गई, कि कौन सी कोल्ड वॉर, ये तो एकदम से दुनिया में 2 जंगें शुरू हो गई बड़ी, एक तो जाहिरियत है, एक जंग है। अब उसमें यह है कि प्रेसिडेंट जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन में, उन्होंने ये जो ऑफेंसिव उनका स्टार्ट हुआ, जो उनका ऑफेंसिव हुआ स्टार्ट, और वो ये अगर हम मैप देखें तो वो रशिया के अंदर वो चले गए, कुर्स्क के इलाके में, जो कि रशिया के अंदर है, और एकदम से एग्रेशन आया और वो अंदर चले गए। ये जो रेड एरियाज में नजर आ रहे हैं ना, यहां पर वो गए और यहां पे फौजें गईं और फौजों ने जाके यहां पे एकदम अटैक हुआ। अब ये क्यों हुआ, कैसे, ये तो टॉक्स की तरफ पीस की बात होती था। उन्होंने अपना पहली दफा ये बात की है कि जी हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो इलाका है, अच्छा 3 ब्रिजेस उड़ा दिए उन्होंने, 2 या 3 ब्रिजेस दरमियान में वो कहते हैं कि हमने तबाह कर दिए हैं रशिया। लेकिन पहली दफा प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक नई बात की है जो इससे पहले कभी नहीं की। वो कहते हैं कि ये जो इलाका है दुश्मन सरजमीन पे, यानी जो रशिया में जहां पे ये लड़ाई हो रही है, इसको बफर जोन बना दिया जाए। यानी ये वो बफर जोन होगा जो जिस तरह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान एक जोन बना हुआ है, या जैसे ये रफा क्रॉसिंग पे एक बफर जोन है दरमियान में। हमें तो बज़ाहिर ऐसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर नजर आता है ना कि ये गजा ख़त्म हुआ और मिस्र शुरू हो गया, दरमियान में जो एक जगह है पूरी, यहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, लोग जाते हैं पैदल चलते हुए, या वो उनकी जो ख़ास गाड़ियों में, यहाँ से जो लोग गए हैं इजिप्ट से गज़ा, उनको पता होगा कि दरमियान में ऐसी बॉर्डर नहीं मिल जाता, वो बीच में जगह है। अच्छा, अब इशू ये है, तो इन्होंने कहा कि काफ़ी बड़ा इलाका बीच में बफर जोन बना दिया जाए और वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की या किसी और की फौजें वो जाके बैठ जाए, बफर जोन हो, और इसीलिए हमने हमला किया। और ये इलाका, और ये बनेगा बफर जोन रूस की सरजमीन पे। अब जनाब ये तो उन्होंने बात कर दी 24 घंटे या 18 घंटे पहले। उसके बाद जो रशिया की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, अच्छा पहले तो ये हुआ था कि वो रशिया जो है वो, यानी आप इस तरह समझें कि अगर ये यूक्रेन है तो ये जा रहे हैं रशिया के साउथ वेस्ट में है ये शहर जहाँ पे अटैक करा। रशिया जो है वो घुसा हुआ था यूक्रेन, यानी अगर आप ऐसे मैप पे देखें तो यूक्रेन के ईस्ट में रशिया जो है वो, ठीक है, और रशिया यानी ये इसमें अगर अब देखें ना, ऊपर जो है वो ऊपर साउथ में वो हैं, तो ये नीचे जो पिंक इलाका है ये हो यूक्रेन का जो है ये ईस्ट हो गया। वो जा रहे हैं जनाब रशिया के, वो देखिए आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर में कुर्स्क नजर आ रहा है, आप ठीक है,
और वो जो है रशिया घुसा हुआ है पिंक इलाकों में। अच्छा, अब ये हुआ कि ये जो मैप में भी, अब इस मैप में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ऊपर वो ये यहाँ पे ये यूक्रेन के का ये जो शहर है जिसका नाम है पोक्रोव्स्क, ठीक है, ये बिल्कुल नीचे पिंक के साथ रेड में, सॉरी वाइट में हमें नजर आ रहा है, ठीक है, ये यूक्रेन का इलाका है। तो इस यहाँ पर रशिया की फौजें यहाँ पर घुस गई, यानी वो ऊपर से जा रहे हैं, ये यहाँ से घुस गए, ठीक है। और साथ ही जो उनका मीडिया है वहाँ से यूक्रेन का, वो ये कह रहा है कि 9 स्लाइड अगर हम दिखाएं तो कीव का वो कह रहे हैं कि ये जो पोक्रोसोव का रेजिडेंट्स हैं 2 हफ्ते हैं, क्योंकि ये रशियन फोर्सेज आगे आ रही हैं और ये इस शहर को कब्जा कर लेंगी। लेकिन ये तो थी कुछ देर पहले की बात। उसके बाद ये हुआ है कि दोनों तरफ वो वहां पर भी बॉम्बिंग शुरू हो गई, ऊपर भी और रशिया की यहाँ पर भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि जैसे ही बात हुई ना कि बफर जोन बनाने की, तो रशिया ने कंप्लीट, अब जो है बॉम्बिंग इतनी ज़्यादा हो रही है इस वक्त के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि रशिया डबल पंच, ठीक है, ये 28 स्लाइड में कोट करूँ, हेडलाइंस ऐसी होती हैं कि बाद आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से डबल पंच बैक अगेंस्ट यूक्रेन शॉक रेट। तो वो जो ऊपर से शॉक रेट था वो डबल पंच हुआ है यहाँ से। अच्छा, यानी अब वो एडवांस कर रहे हैं इसकी, अगर आप सब देखें कि वो यूक्रेनियंस को कुर्स्क के इलाके में जो फौजें थी उन पे बॉम्बिंग हो रही है, और साथ ही ज़मीनी फौज जो है वो पोक्रोसोव के इलाके में दाखिल हो गई, जो आप देखें तो यानी मैप पे आपको नीचे नज़र आएगा, लेकिन असल में मैप पे नज़र आता है ना ऊपर नीचे, असल में तो ये ज़मीन तो ऐसे ही है, हम तो मैप बनाते हैं तो उसको ऐसे कर लें, इसको उल्टा कर लें, इसको सीधा कर लें, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि बहरहाल ये तो ऐसे ग्राउंड तो ऐसे ही है ना। अच्छा, एनीवे, तो अब ये है कि ये बफर जोन वाला आइडिया तो गायब हो गया। साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन ने इस पूरे वक्त में, ये पूरी जो शदीद कशीदा सूरत हाल है, वो जनाब पहुंच गए आज़रबाईजान। और आज़रबाईजान में उनकी मुलाकात वहाँ के प्रेसिडेंट से हुई, ठीक है, और प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई और बड़ी ज़बरदस्त जो उनकी एक जो है वो अलीयेव जो है वहाँ के, उनके साथ ये रात को खाने की पिक्चर्स बड़ी ज़बरदस्त रिलीज़ हुई हैं। ये प्रेसिडेंट जी पैलेस पे बैठे हुए हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, और जनाब खाना वाना चल रहा है और वो जनाब एक मज़े से बैठे हुए हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये आज इनकी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़रबाईजान यानी वो, अच्छा आज़रबाईजान के ये जो हैं, आज़रबाईजान जो हमारा, हम आज़रबाईजान के साथ हैं, हम आर्मीनिया को नहीं मानते आज़रबाईजान की वजह से, ये ज़हन में रखें, हम तुर्की आज़रबाईजान के साथ हैं, हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हुए हैं। तो आज़रबाईजान जो है वहाँ पर वो गए, और साथ ही उनकी आज़रबाईजान, अब आर्मीनिया पता नहीं कहाँ है, आज़रबाईजान तो जीत गया ना जंग, आज़रबाईजान तो विक्ट्री कर गया, और पाकिस्तान, आज़रबाईजान और टर्की की वजह से पाकिस्तान ने आर्मीनिया को नहीं माना, इंडिया आर्मीनिया के साथ था। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अंदाज़ा रहे कि कई फ्रंट्स पे जो गेम हो रहा है ना, तो मैं कभी बांग्लादेश पे जयशंकर जी की मैं बात करता हूँ, तो मैं कभी तो आर्मीनिया उधर से गया, उधर से ईरान, उधर बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, आगे पीछे दाएं बाएं, और एक इंतहाई, मैं मतलब कोई एज ए स्टूडेंट ऑफ थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं, एक इंतहाई गलत फैसला, और उस फैसले का मुझे कोई रीज़न नहीं समझ आ रहा है, इससे उसका कोई मुझे मकसद समझ नहीं आ रहा, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करने जा रहे हैं। अब वक्फा लें, मैं उसकी बात करता हूँ, और वो कहते हैं ना जंपिंग इन द फ्राई पैन, यानी इस वक्त पूरे फड्डे में उनका ख्याल था कि ये जो 40,000 लोगों की जानें गई हैं, तो इसमें वो बात कर रहे हैं जनाब नेतन्याहू से, और ये सारा ये सिस्टम्स इन्होंने लिए हैं, इंडिया ने कहाँ पे यूज़ किए हैं? कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर है, उसमें सारा वहीं के लोगों को मारने के लिए ही तो इस्तेमाल हुआ है ना सारा इसराइली वेपन, पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो मसला ये है, अब जाकर मणिपुर में करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ, भाई मसला ये है कि आप गलत साइड इसराइल के साथ होंगे तो भाई बस मतलब ख़त्म हो गए, मरते हैं 40,000, 1 लाख, 2 जनाब। अब प्रेसिडेंट बाइडेन का एग्रीमेंट है
जिसके पीछे दुनिया खड़ी है। अच्छा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ जंपिंग इन द फ्राई पैन, एक तो वहाँ पे फ्राई पैन में गलत कूदे हैं, ये बांग्लादेश को छोड़ दें, लेकिन ये जो है ना, ये फैसला प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का, मैं इसको समझने से काफिर हूँ। आप वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस वक्त हम तो गुजारिश कर सकते हैं कि ये मतलब इसको डिस्टेबलाइज पाकिस्तान अपने आप को ना करे, नहीं कर रहा। ये अदालतों में आगे पीछे ये ठीक हो जाएंगे मामला, ये अकाउंटेबिलिटी होनी है ना, क्या होना है अकाउंटेबिलिटी, सिस्टम ठीक करो भाई, मतलब है कि अदालतों में इस्लाहत कैसी होनी चाहिए, पुलिस में कैसी होनी, ये काम है ना। ये IPPs का बिजली के बिल लोगों के, ये कोई मतलब ये वो कहते हैं ना, ये बस हो जाएगा ना एक दफ़ा तो मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है कि इसमें बस ये जो अफरा तफरी वाला फैक्टर है ना, ये अफरा तफरी इसलिए कि सोशल अनरेस्ट, लोग परेशान हाल। तो आपने देखा है बारिशें कैसी हो रही हैं और सैलाब कैसे। अब वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियों की मुसलसल इतलात आ रही हैं। गिरफ्तारियां तो होंगी, मैंने आपसे कहा ना, अकाउंटेबिलिटी तो ज़रूरी है मुल्क को ठीक करने के लिए। आप सिर्फ ये देखें ना कि अच्छा, मैंने कल एक गुजारिश की थी कि आइस का ज़रा पता करवाएं कि ये स्कूलों कॉलेजों में ये नशा कहाँ से आ रहा है, ये कैसे यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह, सड़कों, गली मोहल्ले में ये आइस जो है ये कैसे पहुँची है। और वो पता नहीं अब उसके ऊपर कहीं ना कारखाने में आवाज़ सुनी जाती है कि नहीं। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि असलहे के लाइसेंस कैंसिल हो जाने चाहिए मुल्क में। ये जो प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनके पास लाइसेंसेस हैं, उनसे हट के ये होता है ना कि हर हुकूमत के दौर में आखिरी दिनों में फ़लाने वज़ीर ने, फ़लाने मुशीर ने, फ़लाने MA ने, MPA ने ममनुआ बोर के इतने लाइसेंस ले लिए। ये क्यों लेते हैं लाइसेंस? ये मतलब है कि ममनू अगर गार्ड है और वहाँ से घरों में ये अपना प्राइवेट लाइसेंस क्यों लेके, असला लेके क्यों घूमते हैं? और फिर आप देखें कि यहाँ पे जब ये तकारीब होती हैं मुख्तलिफ शादी ब्याह की, और तो ये असला लेके गोलियाँ चला रहे होते हैं। ये तो मतलब इनके पास कैसे ये असला, मेरा ख्याल से कि ये उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह तो होगा। मेरा ख्याल है कि ये असला इस तरह नहीं होना चाहिए लोगों के पास कि मतलब आम जो है वो ममनुआ बोर के लाइसेंस ले लिया आखिरी दिनों में। तो ये जो है ये मेरे ख्याल से ये कैंसिल हो जानी चाहिए। दूसरी जो बात मैं कह रहा था, अफगानिस्तान का जो क्लोजर है ना, यानी वहाँ से एग्ज़िट के बाद अभी देखें ये खबर आ रही है कि जी ISPR की तरफ से कि 3 जो हैं वो शहादतें हुई हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी 3 जवान शहीद हुए। और शहादत की वजह क्या हुई है? वजह क्या हुई है कि जो बाढ़ है दरमियान में, यानी जो कि एक तरह से बॉर्डर है ना जी, उसको क्रॉस करने की कोशिश उधर से हो रही थी, इन्होंने रोकने की कोशिश की, झड़प हुई, यानी और उसमें 3 शहादतें हो गई। यानी ये जो बॉर्डर कंट्रोल उधर से मैनेज नहीं कर पा रहे वो, ठीक है भाई। अगर यहाँ से हम ये देखें ना, इसको मुझे नहीं पता ये किस तरह से ये काबुल क्यों नहीं इसको अंडरस्टैंड करा भाई। यहाँ से अगर हम ये करें ना कि यहाँ से भी कोई ना जाए वहाँ, और यहाँ से भी हम एक ऐसा कोई सिस्टम हो कि यहाँ से हो रही है ना स्मगलिंग और ये सारा, वो अगर यहाँ से ये बंद हो जाए सारा, तो आपको पता है स्मगलिंग अगर ये बंद हो जाए सारी, उनके वहाँ पे लोगों को सस्ता खाना पीना ये चीज़ें, उसमें मैं ये नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ स्मगलिंग को भाई, बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो है ना ये एक पूरी माफियाज हैं कि उनको आदत पड़ी हुई है कि इधर से उधर जाना है, उधर से उधर जाना है, उधर से लूटमार करनी है, उधर से, तो ये क्रिमिनल्स हैं, इनका कोई ताल्लुक कोई नजरियात या ऐसा ना, ये प्रॉपर गैंग्स हैं। अब जनाब उन्होंने तो वो उधर मैनेजमेंट का इशू। दूसरी मैं जो बात कह रहा था कि बहुत मेरी समझ से बाहर है चीज़, बात वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूक्रेन जा रहे हैं इस वक्त। ये कुछ 40 साल बाद, पता नहीं है 30-40 साल बाद, मुरारजी देसाई गए थे आखिरी दफ़ा क्या, भाई किसने मशवरा दिया है? अच्छा, इसको वो जा रहे हैं यूक्रेन, यानी पोलैंड, और पोलैंड से वही लंबी ट्रेन पकड़ के यूक्रेन, और वो जा इसलिए रहे हैं, इसको देखें कि वेस्टर्न मीडिया किस तरह से इसको कर रहा है।
19th, CNN, मोदी टू विजिट यूक्रेन वीक्स आफ्टर कीव कंडेम्ड। यानी किसने कंडेम किया? खुदा का वास्ता कि मुझे समझ नहीं आता ये क्या हो गया है, ये हो क्या गया है, इंडिया को क्या हो गया है। उस जेलेंस्की ने बुरा भला कहा, उधर से जो है कॉल आई होगी 001 से, ये जनाब चल पड़े उठ के। ओ भाई एक मिनट जरा, ये आप वो देखें, मोदी टू विजिट यूक्रेन वीक्स आफ्टर कीव कंडेम्ड इंडियन पीएम फॉर हगिंग पुतिन इन मॉस्को। ओ भाई जप्पी, एक तो पहली बात ये जप्पियां तो सारी, ये जप्पियों ने फॉरेन पॉलिसी सारी ऐसी तैसी फेर दी है, ठीक है ना। इसको जप्पी, उसको जप्पी, उसको जप्पी, पुतिन को जप्पी, उन्होंने कहा जप्पी मारी है। अब आप देखें ये जप्पी इनको मारनी पड़ेगी जेलेंस्की को। अच्छा उधर घमसान की लड़ाई हो रही है इस वक्त, कुछ सुकून नहीं है। ये पीस एग्रीमेंट कुछ नहीं होने जा रहा। वो कह रहे हैं हम बीच में बनाएंगे बफर जोन, यूक्रेन ये कह रहा है। ये जनाब जाके अब उसी तरह की बराबर की जप्पी अगर इन्होंने ना डाली जेलेंस्की को, तो उधर से ऑर्डर, ये क्या तुक है। वो भाई इंडिया इतना मतलब अब देखें कि ये जो है, ये मुझे तो बिल्कुल इसकी जो है ये नहीं समझ आया कि ये क्यों इस वक्त इनको जाना पड़ रहा है। और इस तरह के हालात में जहाँ ये इस वक्त मेरा ख्याल है कोई वेस्टर्न यूरोप का मुल्क भी देख रहे हैं ना, बहुत इस वक्त बहुत टेंस हैं। तो इसको ऑफिशियल ऐलान नहीं हो रहा था इंडिया की तरफ से, लेकिन आज उन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि वो जा रहे हैं इसी हफ्ते, अगले 1-2 दिन में तो चलें, मतलब जाएं। लेकिन वो पॉलिसी कुछ समझ नहीं आती कि उधर भी जप्पी तो इधर भी पीस कैसे। इस वक्त वो भाई इस वक्त ये आप इधर आप नेतन्याहू को, उधर वो बांग्लादेश, उधर अच्छा वो फौजी ट्रायल वॉर क्राइम्स का शायद शुरू हो जाए वहाँ पे हसीना वाजिद के अगेंस्ट, ये जो वहाँ पे, और वो भी वो इंडिया बैठी हुई, उनको दुनिया नहीं ले रहा, दुनिया का कोई मुल्क नहीं ले रहा, वो भी मथे डल, वो अजीब मामला है। अच्छा तो अब मसला ये, लेकिन ये मुझे यूक्रेन ये डेडली, और रशिया के साथ ताल्लुकात पुराने ताल्लुकात हैं इनके वेपन्स, ऑयल बड़ा अप्रिशिएट किया था लोगों ने दुनिया में कि भाई ये इतनी आज़ाद पॉलिसी जाके जेलेंस्की को जप्पी मारने का वो कह रहे हैं, और उनकी तरफ से कंडेम किया गया हगिंग पुतिन। देखिए ना CNN ने किस तरह, कितनी ये ह्यूमिलेटिंग CNN की वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए कि टू विजिट यूक्रेन वीक्स आफ्टर कीव कंडेम। तो भाई चलें। अच्छा तो इशू ये है, एक तो ये, दूसरा अज़रबैजान पुतिन। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो वियतनाम चाइना, ठीक है, वियतनाम के प्रेसिडेंट का दौरा चाइना का, और ये जो है ये किसी ना किसी जगह जाके मुझे लगता है कि अभी ख़त्म हो जाएगा। ये जो इसकी ये एक दफ़ा ये सीज़ फायर हो और अल्लाह करे जल्दी हो जाए, तो फिर उसके बाद ये यूक्रेन रशिया भी मामला जो है ये मेरा ख्याल है कि ये इससे ज़्यादा, क्योंकि यूरोप में भी इतराक हो रहा है, रशिया में भी हो रहा है, चाइना, ये जो पीस एग्रीमेंट चाहे वो हो सकता है उसमें फिर वही कतर में सबमिट होने लगी थी ना, कतर ये नहीं, आप देखें कि सऊदी, ये जद्दा में भी कॉन्फ्रेंस हुई, स्विट्जरलैंड में इसलिए बेकार हो गई कि वहाँ एक पार्टी नहीं है। भाई आप कैसे जाके एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें दूसरी पार्टी ना हो। देखिए ना यहाँ दोनों पार्टीज की बिला वास्ता बात हो रही है, एक तरफ हमास से हो रही है, एक तरफ सऊदी अरेबिया, कतर, इजिप्ट, पूरी दुनिया, मतलब इसराइल, मतलब इस तरह होते हैं ना मुज़ाकरात। ऐसे थोड़ी कि एक जगह पे आपने कॉन्फ्रेंस कर ली और वहाँ पे रशिया नहीं है, तो कैसे बात कैसे करेंगे आप। वो टॉक्स हो रही थी अभी जो कतर में होनी थी, जिसको वो गड़बड़ करके उन्होंने कहा बफर जोन बनाऊंगा मैं बीच में, वो उधर से वो अटैक हो गया, वापस वो अमेरिकन वगैरह कोई साथ नहीं खड़ा हुआ इस वक्त, वो इस वक्त ये मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लोमेसी करवा रहे हैं। तो बात सारी ये कि अब इस वक्त मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त जाहिर है कि उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होगी, लेकिन ये है कि इस वक्त उनका इस तरह से जो कि दुनिया दक्षिणी मीडिया क्या उनका लिखता है अभी इस पर, ये तो मैंने CNN दिखाया ना, अभी बाकी मीडिया भी, तो वो इसको सिर्फ इसलिए कि जी वो नाराज़ हो गए जेलेंस्की, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। और बहुत अजीब होगा मामला, ये ब्रिक्स में सिर्फ एक R है जो इस वक्त इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, तो अगर R भी निकल गया बीच में तो फिर ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या फॉरेन पॉलिसी, ये क्या फैसला कर रहे हैं। जयशंकर जी अलग हो जाएं जयशंकर जी के ऊपर सारा नजला गिरेगा, वो अलग हो जाएं और अजीत दोवल को आगे कर दें, थ्रो अंडर द बस कहते हैं ना, तो वो अलग हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये इतनी डिजास्टर्स फॉरेन पॉलिसी जप्पियों के नतीजे में अगर आई है 2014 से लेके
10 साल कंटिन्यूटी देखें कितनी है, हुकूमत की कंटिन्यूटी होती है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है। ये जो आज़रबाईजान के सदर हैं, अभी जो मौजूदा सदर हैं, इनके वालिद जो हैं ये KGB में रहे हैं 28 साल। 2003 तक इनके वालिद जो हैदर हैं वो आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट थे जब ये सोवियत यूनियन से अलग हुआ है प्रॉपर, और पुतिन के बड़े करीबी और मतलब पुराने स्टेबल गवर्नमेंट। 2003 से 2024 तक सदर हैं आज़रबाईजान के, इतनी कंटिन्यूटी। तो ये 10 साल के बाद अगर ये निकला है फॉरेन पॉलिसी का सिलसिला, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी गड़बड़ है जी। तो ये जो है अब देखें मामला आगे क्या जाते हैं। अभी तो हमारी दुआ ही है कि एक तो ये सीज़ फायर जल्दी हो जाए, और दूसरा ये कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो मामलात हैं ये किसी न किसी तरह से ये मामला हल होने चाहिए, वरना ये खराबी की तरफ ले जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।